अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की क्लास, फर्स्ट ईयर का लेक्चर है। हमने थर्ड लेक्चर जो स्टार्ट कर लिया। उससे पहले मैं चाहूँगा कि जिस तरह आपने टेस्ट दिया था बटन का, इसी तरह क्लियरिंग इन द स्काई का टेस्ट, वही 2 या 3 सिनोनिम, उसके अंदर एक MCQs, 15 नंबर की ट्रांसलेशन का पैसेज और 5 क्वेश्चन। ये तकरीबन को 29 और 30 मार्क्स का ये टेस्ट होगा जो आपसे लिया जाएगा। मैं चाहता हूँ अगले हफ्ते में किसी भी दिन मैं डेट का ऐलान कर दूंगा, आप तैयार रहिएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये टेस्ट जो है आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे को होने जा रहा है, ठीक है जी। और डार्क देवर एंड गोल्डन आइड एक कॉन्सेप्ट रह गया था, इमिग्रेट एंड इमिग्रेट। पहले देखिएगा EMIGRATE, ठीक है ना। ई का लफ्ज है इमिग्रेट, ये वर्ब है बेटा। इमिग्रेट होता है टू लीव योर ओन कंट्री, टू लीव योर ओन कंट्री, अपने मुल्क को छोड़ देना, इमिग्रेट। सेंटेंस बना ले, सम पीपल, सम मेंबर्स ऑफ माय फैमिली इमिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। सम एग्जाम्पल, सम members from my family immigrated, EMIGRA, immigrated from पाकिस्तान। मेरे खानदान के कुछ अफराद ने मुल्क छोड़ा, इमिग्रेट किया, ठीक है जी। और इसी से ये वर्ब है, इसी से नाउन बनता है इमिग्रेंट, ठीक है ना। जो अच्छा, इसकी एग्जांपल, सम पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स, सम पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स, कुछ पाकिस्तान छोड़ने वाले। दूसरा जो वर्ड है एमियन, IMMIGRAT, एमिग्रेट, इसके अंदर ई साउंड है, इमिग्रेट ऊपर वाला एमिग्रेट। ये इसलिए भी इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं, ये अहम आपके पेयर वर्ड बनते हैं। एमिग्रेट, ठीक है ना, एमिग्रेट टू, ठीक है ना। मतलब सम पाकिस्तानी emigrated to USA, emigrated to UK, उन्होंने एमिग्रेट किया। ऐसा एमिग्रेट का क्या मतलब होगा? When you leave your own country to settle permanently in some other country, यहां से जो जाएंगे वो इमिग्रेंट्स हैं और वहां जो सेटल होंगे वो एमिग्रेंट्स हैं, ठीक है ना। दोनों वर्ड बोले जाते हैं, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन। यहां से जाने वाले, वहां से सेटल होने वाले, एमिग्रेंट्स, एमिग्रेटेड। तो इसी तरह एमिग्रेंट्स, IMMIGRANTS, एमिग्रेंट्स, ठीक है। अब क्या है जो है ये फैमिली, क्या कहते हैं उसको, बिटरिंग फैमिली। दे आर अर्थ इमिग्रेंट्स एंड मार्स इमिग्रेंट्स। देखें ये बिटरिंग फैमिली जो है, क्या है, दे आर अर्थ इमिग्रेंट्स एंड मार्स एमिग्रेंट्स। अर्थ इमिग्रेंट्स है और मार्स एमिग्रेंट्स हैं। वहां जाके जो बात हुई है वहां की जगह के एमिग्रेंट्स कहलाएंगे, यहां के इमिग्रेंट्स, ठीक है जी। ये थोड़ी सी वजाहत होगी, ये आपको खासा सपोर्ट करेगी, ठहरिएगा। जी थोड़ा सा टाइम भी आपको दे रहा हूं ताकि आप नोट कर लें। उसके बाद हम फॉर्मल ये लेसन शुरू करें। रे ब्रैडबेरी ने से लिखा, ये इसका राइटर है। डार्क देवर एंड गोल्डन आइड,
थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको ताकि आप नोट कर लें इनको। जी स्टार्ट करते हैं जी। द रॉकेट मेटल कूल, रॉकेट रॉकेट को कहते हैं, मेटल धात है, रॉकेट मेटल जो धात थी जिससे रॉकेट बना हुआ था या रॉकेट की धात कूल ठंडी हो गई। इन द मिडो विंड्स, कहां ठंडी हो गई? चरागाह की हवाओं में। विंड क्या है? स्ट्रॉन्ग करंट्स ऑफ एयर, विंड्स, ठीक है ना। विंड्स क्या है? स्ट्रॉन्ग करंट्स ऑफ एयर, हवा के तेज बहाव जो है वो विंड्स हैं। तो क्या हुआ? द रॉकेट मेटल कूल्ड इन मिडो विंड्स, और चरागाह की हवाओं में रॉकेट की धात ठंडी हो गई। इट्स लेड, आप रॉकेट जो है उसका जो कॉकपिट कहते हैं, जो जहाज का जो जहां से पायलट एंट्री मारता है उसकी खास तौर पे वो जंगी जहाज जो होता है उसको उसका कॉकपिट कहते हैं। इट्स लेड, इसका ढकना। लेड क्या होगा? कवर। इट्स लेड, लेड क्या है? कवर। उसके कवर ने क्या किया? इट्स लेड गैव अ बल्जिंग पॉप, बल्जिंग BU बल्जिंग BULGING, बल्जिंग धमाका फेस, बल्जिंग एक्सप्लोसिव, फट जाने वाली, एक्सप्लोसिव फटने वाली, बल्जिंग। वैसे बल्जिंग होता है उभरा हुआ होना, बल्ज। इट्स बल्जिंग पॉप, पॉप कहते हैं शोर को। पॉप इज अ नॉइज, ठीक है ना। पॉप म्यूजिक, अ म्यूजिक which contains more noise of musical instrument than the voice of the vocalist, than the voice of the singer, a kind of music in which the voice, which is usually comes from background, it gets louder than the voice of the singer, जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज सिंगर की आवाज से भी आगे होती है। ये पॉप म्यूजिक है, शोर वाले म्यूजिक को कहते हैं। पॉप साउंड है, पॉप इज अ साउंड, पॉप इज अ नॉइज। इट्स, और ये हम लाइन है सिनोनिम की। इट्स बल्जिंग पॉप, इट्स लेड, इसके ढकने ने गैव अ बल्जिंग पॉप, उसने एक धमाका खेज जो है वो आवाज दी। फ्रॉम इट्स इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से से, इंटीरियर से मुराद है वो डायल रूम, उसका जो कैबिनेट जो है, कैबिनेट ऑफ पायलट, इंटीरियर, इंटीरियर अंदरूनी हिस्सा यहां है। इंटीरियर से आप कर रहे हैं डायल रूम, पायलट चेंबर। अब ये रॉकेट है, रॉकेट में उसका कॉकपिट में सारे बैठे हैं, पैसेंजर जहाज तो है नहीं कि पीछे बैठे हो सारे। तो फ्रॉम इट्स इंटीरियर क्लॉक, इसके अंदरूनी हिस्से से स्टेप अ मैन, बाहर आया एक शख्स, अ वुमेन, बाहर आई औरत, एंड 3 चिल्ड्रन, और 3 बच्चे। देखें, look at the family members, their numerical strength. It means when the cockpit of rocket opened with explosive voice, from there step out 5 members. The Bettering family consists of 5 members. The head of the family, Harry and his wife, Cora and their 3 kids, और उनके 3 बच्चे। The other passengers, दूसरे पैसेंजर जो थे, whirl away, वो घूम रहे थे। whirl होती है घूमने की, सर्कुलर पैटर्न, whirl घूमना, सर्कुलर मूवमेंट, whirl वो घूम रहे थे, कहते चक्कर लगा रहे थे। they were moving around, whirl away, move around, whirl away, whirl away, move around, moving in a circular way, move
इन अ सर्कुलर वे, मूव इन अ सर्कुलर वे, सर्कुलर तरीके से घूमना। जी, द पैसेंजर वर अवे, वो घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। अक्रॉस द मार्शियन मेडो, उस मरीखी चरागाह में वो चक्कर लगा रहे थे। ठीक है जी। और ये भी लाइन यहाँ बहुत, वर अवे, दे वर मूविंग राउंड एंड राउंड, मूविंग राउंड एंड राउंड, घूमते जाना। लीविंग द मैन, बंदे को छोड़ते हुए, दी मैन इट मीन्स स्पेसिफिक मैन। कैसे? अलोन, अकेले छोड़ते हुए, कहां? उमंग हिज फैमिली, उस बंदे को उसके खानदान में, उसके सॉरी अमंग हिज फैमिली, उसके खानदान में तन्हा छोड़ते हुए जो पैसेंजर थे वो चक्कर लगा रहे थे। इसका मतलब है कुछ और पैसेंजर भी थे, और या पता इस पैसेंजर से मराद वो सारी फैमिली है, उस बंदे को अपनी फैमिली, उसकी फैमिली तो 5 अफराद पर मुश्तमिल है, तो दूसरे मुसाफिर भी थे। जी, द मैन, ये जो पैसेज मैं शुरू कर रहा हूं ये अहम है आपकी ट्रांसलेशन के लिए, खासा अहम है। आपको आने के चांस, अगर इस जो है वो क्या कहते हैं, इस शॉर्ट स्टोरी से कोई पैसेज आता है, इफ एनी पैसेज फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी it is likely to be set in your paper, this is most likely to set in your annual exam। तो क्या है? the man felt his hair flutter, बहुत लाइन अहम है, रुक चुका हूं मैं, इस लाइन को अंडरलाइन करके, अंडरलाइन वर्ड है फ्लटर। फ्लटर होता है फड़फड़ाना, फ्लैपिंग साउंड होती है। मैं बता देता हूं आपको, इसकी सारी तशरीह करता हूं। फ्लटर, फ्लटर, FLUTTER, फ्लटर, फ्लटर का फ्लैप, फड़फड़ाना। जब तेज हवा चल रही हो, किसके सिर की जो है वो बाल हो, तो दोज हेयर दे वेव वायलेंटली इन, वेव वायलेंटली, वेव हिलना, वायलेंटली बहुत पुरशद्दत अंदाज से। फ्लैप, फ्लटरिंग, आप कभी देखिएगा झंडे को, व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, लिख रहा हूं, व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, जब तेज हवा चलती है तो क्या होता है? फ्लैग फ्लटर्स इन द एयर, फ्लटर्स इन द एयर, तो जो झंडा है वो हवा में लहराता है, तेजी से लहराता है, फ्लटर्स इन द एयर। ठीक है जी। तो द मैन, उस बंदे ने महसूस किया, फेल्ट महसूस किया, हेड हेयर, उसके बालों को महसूस किया, क्या कर रहा था? फ्लटर, वो फड़फड़ा रहे थे। ठीक है, यही आपने उर्दू में लिखना, फड़फड़ा रहे थे। वजह क्या थी? तेज हवा की वजह से। And the tissues of his body, अब देखें, when they stepped on the Martian land, the climate they had to face was very adverse। कैसी adverse climate? Adverse, ADVER, adverse climate, climate। देखिए लफ्ज आपने क्लाइमेट नहीं पढ़ना, एक देख लीजिए, क्लाइमेट, मुझे देखने दे रहा आ जाएगा वर्ड, मुझे डाउट है इसके बारे में, यही आता है या नहीं आता। ठीक है जी, ठीक है जी। तो क्लाइमेट नहीं, क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंजेस, वी आर फेसिंग डिफरेंट क्लाइमेट चेंजेस। और आपको एक एडजेक्टिव दे रहा हूं, व्हेन यू डिस्क्राइब क्लाइमेट, सो डिफरेंट एडजेक्टिव यू यूज इन ऑर्डर टू रिफर टू रिफर टू योर क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट अच्छी है तो आप कहेंगे climate is very pleasant, it's very favorable climate। तो favorable, a favorable climate was very favorable if that climate suits to your body। climate क्या होती है? favorable। आप उल्टा क्या है? unfavorable, unfavorable climate। तो दूसरा इसके एडजेक्टिव क्या? कंड्यूसिव, कंड्यूसिव क्लाइमेट,
CONDUCIVE, conducive climate, when the climate suits to your body, ठीक है ना? When climate favorable climate, the climate that we had there was very favorable, it was very conducive to my health. The climate, as sentence बना रहा हूं, the climate was very conducive to my health. ये क्लाइमेट मेरी सेहत के लिए बहुत मौजूद थी. अगर इफ उलट क्या होगा, अनकंड्यूसिव, अनकंड्यूसिव. और प्रेपोजिशन भी चेक कर ले, टू की प्रेपोजिशन आ रही है, कंड्यूसिव टू. एडवर्स और अनकंड्यूसिव, फेवरेबल अनफेवरेबल, कंड्यूसिव अनकंड्यूसिव. इस तरह क्लाइमेट अच्छी है तो इंक्लीमेंट, अगर बुरी है तो इंक्लीमेंट. मजीद में देखूंगा, देखिएगा दोबारा थोड़ा अजीब लिखा गया, आई एम क्लीमेंट, इनक्लीमेंट. बेसिकली वर्ड है क्लीमेंट, उसका ऑर्डर क्या, इंक्लीमेंट क्लाइमेट. एडवर्स क्लाइमेट, अब ये सारे एडजेक्टिव जरा इकट्ठे कर दें. एडवर्स क्लाइमेट, फेवरेबल अनफेवरेबल क्लाइमेट, सॉरी ये नहीं होगा, अनफेवरेबल क्लाइमेट, inclement climate. So Britain family had to face adverse or inclement or unfavorable or conducive climate there on Martian land. अब क्या था, the wind was blowing very strongly, so strongly that it was fluttering the hair of newly arrived Britain family. The tissues of his body, उसके जिस्म के उजला, tissues of his body draw tied, वो तन गए. They got strained, draw tied, खिंचाव का शिकार हो जाना, draw tied, become strained, become tense, strain or tense, become tense, they drew tight. उसके जिस्म के उजलात, टिश्यूज जो हैं आपके बेसिकली मसल्स ही हैं. अब बायो में जो भी टिश्यूज को आप समझते हैं, यहाँ मसल्स ही हैं, मसल्स ऑफ हिज बॉडी. दे स्ट्रेन, दे बिकेम टेंस, एज इफ, ऐसा लगता था ही वाज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम. एज इफ गोया कि ही वाज स्टैंडिंग, वो खड़ा था एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम. और उसे ऐसा लगता था जैसा वो वैक्यूम क्या है, वैक्यूम इज अ गैप, खाली जगह को कहते हैं वैक्यूम. गैप लिखिएगा, गैप, एम्प्टी स्पेस, गैप, जीएपी गैप, एम्प्टी स्पेस. ही वाज फीलिंग एज इफ ही वाज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम. इसको ऐसे लगता था गोया कि वो एक खला के मरकज पे खड़ा हो. दोबारा देखिएगा तो जी, एज इफ गोया कि ही वाज स्टैंडिंग. अब थोड़ी सी ग्रामर इन्वॉल्व है, देखिएगा इसमें. देखें, मसल्स ऑफ हिज बॉडी, मसल्स ऑफ हिज बॉडी ड्रू, ड्रॉ से ड्रू टाइड, as if गोया कि he was or she were standing at the center of a vacuum. ऐसा लगता था, मसल ऑफ हिज बॉडी ड्रू टाइट, तन गए, एज इफ गोया के ही वर. देखिए वॉल आना है या वर आना है. अगर तो ऐसी सिचुएशन है, देखे ना, अब वो उसे लग रहा है, इसको कहते हैं अनरियल सिचुएशन. एज इफ गोया के ही वर, वर आप भी उस वक्त आना
when it is only your feeling, the true condition is not so. ठीक है ना? He looks, it seems as if he were blind. It seems as if he were blind. अगर आपको लगता है तो देखो ना, it seems लगता है as if गोया कि he were, वर आपने उस वक्त लेके आना जब ऐसा ना हो, आपका सिर्फ इंप्रेशन हो, अनरियल सिचुएशन। आप कब लिखेंगे? देखें, सिंगुलर ही के बाद वॉर आएगा, सब्जेक्ट के बाद या वॉर आएगा। इफ द सिचुएशन इज अनरियल, इफ द सिचुएशन इज रियल तो वॉर लिखें, अनरियल है तो वर लिखें। इट लुक्ड, इट सीम्ड एज इफ ही वर ब्लाइंड, उसे लगता था वो अंधा था। इट मींस, अच्छा इसका मतलब पता क्या है? एज इफ ही वर ब्लाइंड था, ही वाज नॉट ब्लाइंड, ही वाज नॉट ब्लाइंड। अगर ये फिक्रा वॉज के साथ होता, इसका ये मतलब होता है कि इट सीम्ड एज इफ ही वाज ब्लाइंड, ऐसा लगता था जब वो अंधा था, इसका मतलब he was blind। तो आप सिर्फ ऑक्सिलरी, जब आपने एज इफ के बाद ऑक्सिलरी प्लूरल रख दिया, देखें एज इफ आ गया, एज इफ के बाद जो ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी सिंगुलर है या वो प्लूरल है। सिंगुलर आपने ऑक्सिलरी उस वक्त रख देखा ना, यहां लिख देता हूं, अगर एज इफ के बाद सिंगुलर और एज इफ के बाद ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी तो पता ना हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं। अगर सिंगुलर है इसका मतलब सिचुएशन इज रियल, अगर सिचुएशन प्लूरल है तो सिचुएशन इज अनरियल। ना एक बंदा दूर से आ रहा हो, ऐसे से लंगड़ा रहा हो, आप कहेंगे इट लुक्स टू मी, इट सीम्स, ये क्या है? ये मुझे लगता है इट साउंड्स, इट सीम्स, इट लुक्स टू मी एज इफ ही वर लिंपिंग, एज इफ ही, देखिए यहां एज अब हाल में रखें, अब चूंकि टेंस हाल में, एज इफ ही इज लिंपिंग, एज इफ ही आर, या असल में होता यह है कि इसको हम जल्दी जमाने हाल में नहीं करते हैं। अब थोड़ी सी लंबी बहस हो जाएगी, मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता था। इसको आप कोशिश करें कि एज इफ के बाद मादी ये लगाएं, एज इफ इट सीम्स एज इफ ही वर लिंपिंग, एज इफ ही इज लैम, एज इफ ही वर लैम, गोया के वो लंगड़ा था, इसका मतलब लंगड़ा नहीं है। एज इफ इट लुक्स ही इज, एज इफ ही इज लैम, या एज इफ ही वाज लैम, एज इफ ही वर लैम, वर आएगा तो ऐसा है नहीं, लग आता है। तो देखिएगा, वापस आ जाए, मसल ऑफ हिज बॉडी ड्रू टाइड, उसकी जिस्म के उजला तन गए, एज इफ गोया कि ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, और लगता ये था कि वो एक वैक्यूम के, एक खला के मरकज में खड़ा हुआ नजर आ रहा था, ऐसा था नहीं। In reality, he was not standing at the center of any vacuum. There exists no vacuum. There exists no gap. Physically, in reality, as a matter of fact, he was just standing at the ground. He was not standing at somewhere at vacuum. वो किसी वैक्यूम में नहीं था, वो सही जगह पे खड़ा हुआ था, कहीं लग रहा था। अब उसके मतलब क्या इंप्रेशन हैं, अनरियल सिचुएशन होगी, ठीक है। तो उसके बाद हिज वाइफ, उसकी बीवी, बिफोर हिम, उसके सामने, सीम्ड ऑलमोस्ट टू वर्ल, वो भी घूम रही थी, सीम्ड टू वर्ल में घूम रही थी। कैसे? इन स्मोक, उसे लग क्या रहा था, हिज वाइफ, उसकी बीवी उसके सामने, ऐसा लग रहा है जैसे धुएं में चक्कर खा रही हो। ये सारे उसके क्या हैं? दीज आर हिज हेलुसिनेशन। एक बहुत प्यारा वर्ड है, अगर आप इसको लिस्ट कराएं तो है हेलुसिनेशन। साइकोलॉजी के अंदर आपको कहते हैं, आपको हेलुसिनेशन आ रही है, एक बंदा कह रहा है वो आ गया, डर रहे हैं आप, वो आ गया। या देखिए, हेलुसिनेशन मीन you imagine to see anything which is not visible to others।
आप ऐसी कोई चीज देख रहे हैं जो दूसरों को नजर नहीं आ रही, इट इज विजिबल ओनली टू यू बट नॉट टू अदर्स, और आप ऐसे हाथ मार हेलुसिनेशंस। मुझे लग रहा है ये रहा है द climate of Mars is so inclement that it is causing him to hallucinate। मतलब उसे लग रहा है कि वो एक खला के मरकज पे खड़ा है, उसकी बीवी जो है घूम रही है धुएं के अंदर, ये सारी उसकी हेलुसिनेशन हैं। These are his imaginary feelings हैं। हेलुसिनेशन या imaginary feelings हैं। feelings तो ख्यालाती एहसासात हैं इसकी, hallucinations, delusions and hallucinations। तो आपको साइकोलॉजी पढ़ता है, वो आप कहते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे को मार देगा, वो साइकोलॉजिस्ट कहता है ही इज हैविंग hallucinations। ये टर्म है पता है साइकोलॉजी जी। द चिल्ड्रन बच्चे स्मॉल सीड्स, छोटे बीजों की तरह, माइट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे, इंस्टेंट मीन मोमेंट है, माइट एट एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे, बी सोन टू द मार्शियन क्लाइम्स, उन बच्चों को दोबारा जब सीड्स, बच्चे छोटे बीजों की तरह किसी भी लम्हे ऐसा लग रहा था कि उन्हें बोया जा सकता था। कहां? उन्हें मरीखी जो आबो हवाएं थी उनमें बोया जा सकता था। यहां बोने से मुराद है दे कुड बी मेड एडजस्टेबल, दे कुड बी एडजस्टेड टू मार्शियन क्लाइमेट, उनको मरीखी आबो हवा के साथ एडजस्ट किया जा सकता था। ठीक है जी, इसकी तफसील हम मजीद देखेंगे बेटा। और इसी के साथ बेटा हमारा ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 ऑफ डार्क देवर एंड गोल्डन इट कम्स टू एन एंड। ठीक है जी, और अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन खुदा हाफिज़।